बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। खबर दुनिया भर से में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. जो भी ममालिक अमेरिका की ईरान पर आयद पाबंदियों को नाफिज करेंगे, उन्हें आबना हुर्मुज़ से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर जनरल अक्रमीनिया ने किया खबरदार। जंगबंदी के बावजूद लेबनान में इसराइल की जानिब से रोजाना हमलों का सिलसिला जारी। हिजबुल्लाह की जानिब से शुमाली इसराइल में फौजी अहदाफ पर जवाबी ड्रोन हमले। ईरान इसराइल की कशीदगी में इजाफा। कतर के साहिल के करीब जहाज पर हमला। लेबनान में इसराइली हमलों में 9 अफराद हलाक। पुतिन ने ईरान अमेरिका तनाज़े को इंतहाई मुश्किल करार दिया। रूस को ईरान के जौहरी हथियार बनाने के शवाहिद नहीं मिले। सिफारती हल पर जोर। डैनूर एयरपोर्ट पर अफसोसनाक हादसा। टेक ऑफ के दौरान फ्रंटियर एयरलाइंस का तैयारा रनवे पर मौजूद शख्स से टकरा गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर जोर। रियासतों की तरक्की ही विकसित भारत 2047 के विजन की बुनियाद करार। और विजय ने तमिलनाडु के वजीर आला के ओहदे का हलफ उठा लिया। चेन्नई में शानदार तकरीब। सियासी और फिल्मी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। और अब पेश खबरें तफसील से। ईरान की फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अक्रमीनिया ने खबरदार किया है कि जो भी ममालिक अमेरिका की ईरान पर आयद पाबंदियों को नाफिज करेंगे, उन्हें आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर जनरल अक्रमीनिया ने कहा कि जंग में दुश्मन अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हुआ और ईरानी निज़ाम के सियासी तवाज़ुन को भी नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि मुल्क के अंदर इत्तेहाद और एकजहती में इजाफा हुआ है, जिसका मुजाहरा आज भी अवाम की सड़कों पर मौजूदगी से देखा जा सकता है। ब्रिगेडियर जनरल अक्रमीनिया का कहना था कि दुश्मन ने देख लिया कि वो इस मुजाहमत को तोड़ने में नाकाम रहा और आखिरकार उसे जंगबंदी कबूल करना पड़ी। तर्जुमान ईरानी फौज ने यह भी कहा कि अमेरिका से जारी जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपनी फौजी क़ुव्वत और सलाहियतों को मजीद मजबूत किया, मुमकिन अहदाफ की फहरिस्त को अपडेट किया और अपनी दिफाई और जारहाना पोजीशंस को मजीद बेहतर बनाया है। खतर के साहिल के करीब एक बहरी जहाज नामालूम मिसाइल हमले की जद में आकर आग लगने से मुतासर हो गया, जबकि बरतानवी फौज ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया और किसी जानी नुकसान की तल्ला नहीं मिली। बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक हमला एक बल्क कैरियर पर किया गया, जिसके नतीजे में जहाज में मामूली आग भड़क उठी थी। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हफ्ते के रोज़ कतर की क़यादत से मुलाकात की। अमेरिकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में कतर के उस किरदार पर जोर दिया गया जो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सालिसी के सिलसिले में अदा कर रहा है, जबकि अमेरिका ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। उधर ईरान ने कहा है कि मगरबी एशिया की सूरत हाल से मुतल्लिक़ अमेरिका की तजवीज़ का भी जायजा ले रहा है और मुनासिब वक्त पर उसका जवाब दिया जाएगा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने कहा है कि मामले पर गौर जारी है। इस दौरान इसराइल ने हफ्ते के रोज लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें जनूबी लेबनान में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक हमले बेरूत के करीब एक शाहरा पर भी किए गए, जो हिजबुल्लाह के रिवायती गढ़ों से ज्यादा दूर नहीं है। लेबनान में जंगबंदी के बावजूद जनूबी इलाकों में इसराइल की जानिब से रोजाना हमलों का सिलसिला जारी है। लेबनानी हुक्काम के मुताबिक हमलों में जनूबी इलाकों के अलावा बेरूत के करीब एक शाहरा को भी निशाना बनाया गया है। ये हमले इसराइल और लेबनान के दरमियान 3 हफ्ते कबल होने वाली जंगबंदी के बाद अब तक के शदीद तरीन हमलों में शुमार किए जा रहे हैं। इसराइली फौज ने 9 देहातों को खाली करने की वार्निंग भी जारी कर दी। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसने इसराइल के मुसलसल हमलों के जवाब में शुमाली इसराइल में फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमले किए।
रूस का सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरक़ वस्ती में अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी को इंतहाई मुश्किल सूरत हाल करार देते हुए कहा कि रूस को कभी ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि ईरान जौहरी हथियार तैयार करने की कोशिश कर रहा है। यौम फतह की परेड के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस के ईरान और खलीज फारिस के दीगर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और मॉस्को मौजूदा बहरान के हल के लिए दोनों फरीकों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा क्योंकि कोई भी इसके जारी रहने में दिलचस्पी नहीं रखता। सदर पुतिन ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रहा है, ताहम रूस समझता है कि अब भी मुआहदे के इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने 2015 में भी ईरान के साथ ताउन किया था और तेहरान ने उस वक्त मॉस्को पर मुकम्मल और गैर मशरूत एतमाद किया था। उन्होंने कहा कि ईरान में बूशहर जौहरी प्लांट समेत जारी तमाम तवानाई मनसूबे पुरअमन मकासद के लिए हैं और रूस ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर अपना ताउन जारी रखे हुए है। पुतिन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के बावजूद रूस का यह ताउन मुतासर नहीं हुआ। रूसी सदर ने मजीद कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम सरगर्मियां बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA की निगरानी में अंजाम दी जा सकती हैं। उनका कहना था कि रूस की जानिब से ईरान के जौहरी मवाद को महफूज और पुरअमन अंदाज में संभालने की पेशकश अब भी बरकरार है। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि रूस सिर्फ तामीरी किरदार अदा करना चाहता है और ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम के हवाले से बैनुल-अक़वामी निगरानी के तहत मुश्तरका मंसूबों की तजावीज़ पहले भी दी जा चुकी हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी सिफारती कशीदगी में ईरान का जौहरी प्रोग्राम एक अहम मसला बना हुआ है। अमेरिका ईरान की यूरेनियम अफजूदगी पर सख्त पाबंदियां चाहता है, जबकि ईरान पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के अपने हक पर कायम है। पीटर मेगियार हंगेरी के नए वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास में पार्लिमानी वोटिंग के बाद वो वज़ारत उस्मा के लिए मुंतखब हुए और उन्होंने ओहदा संभालते हुए निज़ाम बदलने के अज़्म का इज़हार किया। 199 रुकनी पार्लिमान में से 195 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जिनमें 140 ने मेगार पेटर के हक में, 54 ने मुखालिफत में, जबकि एक रुकन ने गैर जानिबदार रहते हुए वोट दिया। इस तरह टीसा पार्टी के सरबराह पीटर मेगियार मतलूबा अक्सरियत हासिल करते हुए आइंदा 4 साल मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। अपनी इफ्तिताही तकरीर में पीटर मेगियार ने कहा कि नई हुकूमत को सिर्फ हुकूमत बदलने नहीं बल्कि निज़ाम तब्दील करने का मैंडेट मिला है। उन्होंने कहा कि वो मुल्क पर हुक्मरानी करने के बजाय अवाम की खिदमत करेंगे और कौमी इत्तेहाद, मुफाहमत और जमहूरी तजदीद को फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिस्सा हुकूमत तमाम हंगारी अवाम की हुकूमत होगी और हर शहरी को मसावी इज्जत और एहतराम दिया जाएगा। मार्च 1981 में पैदा होने वाले पीटर मेगियार ने पैजमानी पेटर कैथोलिक यूनिवर्सिटी से कानून और ह्यूमैनिटी की तालीम हासिल की है। उन्होंने बतौर ट्रेनी जज और वकील खिदमात अंजाम दी, जबकि बाद में वजारत खारजा और दीगर सरकारी इदारों में भी जिम्मेदारियां निभाईं। वो 2024 में टिसा पार्टी के सरबराह और यूरोपीय पार्लियामान के रुकन मुंतखब हुए थे। दारकूमत बुडापेस्ट में पार्लियामान के सामने वाक़े कोशुट स्क्वायर पर टिसा पार्टी के हामियों ने जश्न मनाया, जहां मेगियार ने मुख्तसर खिताब करते हुए उम्मीद, इत्तेहाद और हंगारी के रोशन मुस्तकबिल पर जोर दिया। 12 अप्रैल को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में टिसा पार्टी ने विक्टर ऑर्बान की क़यादत वाले हुक्मरान इत्तेहाद फैदिस के DNP को शिकस्त दी थी। पार्टी ने 199 में से 141 नशिस्तें जीतकर पार्लिमान में 2/3 अक्सरियत हासिल की। इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने इतवार के रोज़ ऐलान किया है कि गजा जाने वाले फ्लोटीला से गिरफ्तार किए गए 2 गैर मुल्की कारकुनान को मुल्क बदर कर दिया गया है। फ़लस्तीनी निज़ाद हिस्पानवी शहरी सैफ अबू केशक और ब्राज़ीली कारकुन थियागो एविलिया को 30 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था, जब वो गजा जाने वाले फ्लोटीला में शामिल थे। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में कहा कि इश्तियाल अंगेज़ फ्लोटीला के कारकुनान सैफ अबू केशक और थियागो एविलिया को आज इसराइल से बेदखल कर दिया गया। वज़ारत ने अपने बयान में मजीद कहा कि इसराइल गजा की नाकाबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देगा और इस हवाले से सख्त इक़दाम जारी रहेंगे। दूसरी जानिब स्पेन, ब्राज़ील और अक़वाम मुत्तहिदा ने इन कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया था। उधर बुध के रोज़ एक इसराइली अदालत ने दोनों कारकुनान की हिरासत के खिलाफ दायर अपील मुस्तरद कर दी थी। इन कारकुनान की नुमाइंदगी करने वाले इंसानी हकूक़ के ग्रुप ने अदालत के फैसले और गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था। सऊदी वज़ारत दाखिला ने तमाम शहरियों, गैर मुल्की मुकीम अफराद और हर किस्म के वीज़ा रखने वालों पर जोर दिया है कि वो हज से मुताल्लिक़ ज़वाबित और हिदायत की मुकम्मल पाबंदी करें ताकि कानूनी कार्रवाई से महफूज रह सकें। वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि हज की अदायगी के लिए बाकायदा फरीज़ हज परमिट का हुसूल एक बुनियादी और लाजमी शर्त है। सऊदी अरब की वजारत के मुताबिक रवां साल 1447 हिजरी के हज सीज़न के लिए जारी करदा तमाम हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है ताकि अल्लाह के मेहमानों आज़मीन हज के अमन सलामती को यकीनी बनाया जा सके। वजारत ने मुतल्लिक़ा इदारों के साथ ताउन की अपील करते हुए कहा कि हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों की तल्ला फौरी तौर पर दी जाए। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद और मशरिक़ी सूबे में खिलाफ वर्जी की तल्ला फ़ोन नंबर
पर, जबकि ममलिकत के दीगर इलाकों में 999 पर दी जा सकती है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले बन्नू के फतेहकील इलाके में हफ्ते के रोज दहशतगर्दों ने एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतादिद पुलिस एहलकारों की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब धमाका खेज मवाद से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी के मरकजी गेट से टकरा गई, जिसके फौरन बाद जोरदार धमाके हुए। धमाकों के बाद इलाके में शदीद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। धमाका इस कदर शदीद था कि पूरी पुलिस चौकी मुनहदिम हो गई, जबकि करीबी मकानात को भी नुकसान पहुंचा। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक कम अज कम 3 पुलिस एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की गई है, तहम खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। पुलिस अफसर सज्जाद खान के मुताबिक हमले के वक्त तकरीबन 15 एहलकार चौकी पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे और बेशतर के जाँ बहक होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि हतमी आदाद शुमार ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक धमाके के बाद करीबी इलाकों से इजाफी पुलिस एहलकार जाए वक़ू पर पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर भी घात लगाकर हमला किया, जिसके बाद दोनों जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और पुलिस अफसर जाहिद खान ने बताया कि हमले में एक खुदकश बमबार मुलविस था, जिसने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी के करीब धमाके से उड़ा दिया। इसके बाद कई मजीद धमाकों की आवाजें यहां सुनी गईं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि हमलावरों ने कार्रवाई के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे जाहिर होता है कि हमला इंतहाई मनसूबाबंदी के तहत किया गया था। अमेरिका की डैनूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्रंटियर एयरलाइंस का एक तैयारा टेक ऑफ के दौरान रनवे पर मौजूद एक शख्स से टकरा गया, जिसके नतीजे में वो शख्स हलाक हो गया। हादसे के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ऑडियो में पायलट को कंट्रोल टावर से कहते हुए सुना गया कि हमने किसी को टक्कर मार दी है, हमारे इंजन में आग लग गई है। फ्रंटियर एयरलाइंस की परवाज 4345 ने जुमा के शब लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवानगी शुरू ही की थी कि इस दौरान एक शख्स हिफाजती बाड़ अबूर करके रनवे पर पहुंच गया। एयरलाइन के मुताबिक मज़कूरा शख्स हादसे से तकरीबन 2 मिनट कबल एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हुआ था। हादसे के बाद एयरबस A321 तैयारे के कैबिन में धुआं देखा गया, तहम डैन्यूर फायर डिपार्टमेंट ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग बुझा दी। एहतियाती तदाबीर के तौर पर तैयारे में मौजूद तमाम 224 मुसाफिरों को इमरजेंसी स्लाइड्स के जरिए बाहिफाजत निकाल लिया गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक 12 मुसाफिरों को मामूली जख्मी होने की इत्तला मिली है, जबकि 5 अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पायलट ने बादशाह कंट्रोल टावर को इत्तला दी कि तैयारा रनवे पर रोक दिया गया है और रनवे पर एक शख्स मौजूद था। पायलट के मुताबिक तैयारे में 7 अमला समेत मजमूई तौर पर 231 अफराद सवार थे। अमेरिकी वज़ीर ट्रांसपोर्ट शैन डॉफी ने बयान में कहा है कि एक शख्स ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तोड़ते हुए हिफाजती बाड़ फलांगी और रनवे पर दौड़ गया। हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त तैयारा तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था, जबकि तिजारती तैयारे उमूमन 150 से 180 मील फी घंटा की रफ्तार से टेक ऑफ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज तेलंगाना के हैदराबाद में तकरीबन 9400 करोड़ रुपए मालियत के मुताबिक तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर गामजन है और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर तेजी से जारी है। हैदराबाद में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये मंसूबे तेलंगाना को मुल्क का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मरकज बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे और रियासत को भारत की तरक्की की दास्तान में मजीद मजबूत मुकाम दिलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि साइबराबाद की ताकत कौमी और आलमी सतह पर नुमायां है और आज यहाँ से शुरू किए गए मंसूबे हज़ारों नए रोजगार के मौके फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में जदीद राब्ता निज़ाम शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों समेत हर शोबे में गैर मामूली सरमायाकारी की जा रही है, जबकि गुज़िश्ता 11 बरसों में तेलंगाना में कौमी शाहराहों का नेटवर्क दुगना हो चुका है। उन्होंने कहा कि माजी में भारत की टेक्सटाइल सनत आलमी मईशत में अहम किरदार अदा करती थी और अब हुकूमत इस विरसे को दोबारा मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वरंगल में कायम किया जाने वाला PM मित्रा पार्क मुल्क में टेक्सटाइल इनकलाब को मजीद तेज करेगा। इफ्तिताह और संग बुनियाद रखे गए मंसूबों का मकसद राब्ता निज़ाम को मजबूत बनाना, लॉजिस्टिक्स को बेहतर करना, सफरी तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा और मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करना है। अहम मंसूबों में हैदराबाद पनाजी इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत महबूबनगर से कौमी शाहरा 167 को 4 रूट बनाने का मंसूबा भी शामिल है, जिस पर 3175 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आएगी। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे से सफ़र के वक्त में तकरीबन 1.5 घंटे की कमी होगी, जबकि ईंधन के खर्च और गाड़ियों की देखभाल के अखराजात में भी कमी होगी। इससे तेलंगाना और कर्नाटक के दरमियान राब्ता मजीद बेहतर होगा और दोनों रियासतों में सनती तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दहानी कराई कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए अपना ताउन मजीद मजबूत अंदाज में जारी रखेगी।
انہوں نے کہا کہ مرکز کا ماننا ہے کہ ریاستوں کی ترقی ہی حکومت کے وکست بھارت 2047 یعنی ترقی یافتہ ہندوستان کے ویژن کی بنیاد ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے مطابق ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے ہدف کے حصول کے لیے تمام ریاستوں کی ہمہ جہت ترقی ضروری ہے اور مرکزی حکومت اسی سوچ کے تحت تلنگانہ کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی بھی موجود تھے۔ ساتھیوں، آج بھارت ریفارمز ایکسپریس پر چل رہا ہے، ساتھ ہی آج کا بھارت آدھونک انفراسٹرکچر بھی بنا رہا ہے۔ ظہیر آباد انڈسٹریل ایریا کے نرمان کے پیچھے بھی یہی لکشیہ ہے۔ یہ انڈسٹریل ایریا، انڈسٹریل کوریڈور وکست کرنے کے بھارت سرکار کے راشٹریہ ابھیان کا حصہ ہے۔ یہ ایک پرکار سے انڈسٹریل اسمارٹ سٹی بننے جا رہا ہے۔ یہاں ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر ہوگا، بہترین پاور سپلائی ہوگی، ایڈوانس آئی سی ٹی نیٹ ورک ہوگا، یعنی دنیا بھر کے نویشکوں کے لیے یہاں ہر وہ سویدھا ہوگی جو انڈسٹری کے لیے انہیں ضروری ہے۔ ان سویدھاؤں کے نرمان کے لیے بھارت سرکار کے ہزاروں کروڑ روپے لگیں گے اور تلنگانہ حیدرآباد کے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار کا مادھیم بنے گا۔ یہاں بننے والی گاڑیاں، مشینری، یہاں لگنے والے فوڈ پروسیسنگ ادیوگ، یہ تلنگانہ کے شرمکوں اور کسانوں کو بھی سشکت کریں گے۔ ساتھیوں، اتیت میں جب بھارت دنیا کی بہت بڑی اکانومی تھا، تب ہمارے وسطر ادیوگ کی بہت بڑی بھومکا تھی۔ اب ہم اپنی اس وراثت کو پھر سے سشکت کر رہے ہیں۔ وارنگل کا پی ایم متر پارک دیش میں ٹیکسٹائل کرانتی کو گتی دے گا۔ ٹی وی کے سربراہ سری جوزف وجے نے اتوار کے روز تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چنئی کے جواہر لال نہرو انڈور اسٹیڈیم میں منعقدہ ایک شاندار اور ستاروں سے سجی تقریب میں گورنر آر وشوناتھ آرلیکر نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ حلف برداری کی تقریب میں کئی قومی سیاسی پارٹی کے سینئر قائدین اور فلمی دنیا سے وابستہ متعدد شخصیات نے شرکت کی۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی بھی چنئی پہنچے اور تقریب میں شریک ہوئے۔ وجے کے بطور وزیر اعلیٰ حلف لیتے ہی اسٹیڈیم میں موجود ان کے حامی جذباتی ہو گئے۔ ٹی ناگر میں نصب LED اسکرین پر جب حامیوں نے ٹی وی کے سربراہ وجے کو وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیتے دیکھا تو کئی افراد کی آنکھیں نم دیکھی گئیں۔ சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் முழச்சான்றின் ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. சினிமாவில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்த ஒன்று கொடுத்தீங்க. அதையெல்லாம் விட்டுட்டு امریکہ کے فلوریڈا میں ایک حیدرآبادی طالبہ سوئمنگ پول میں ڈوب کر فوت ہو گئیں۔ ورجینیا میں مقیم وینا نامی نوجوان لڑکی 2 روز قبل فلوریڈا میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے گئی تھیں۔ اسی دوران سوئمنگ کرتے وقت پیش آئے حادثے میں وہ ہلاک ہو گئیں۔ وینا کے والدین دیویندر ریڈی اور سنیتا حیدرآباد کے ایل بی نگر کے لنگوجی گوڑا ڈویژن میں رہائش پذیر ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی رکن اسمبلی دیوی ریڈی سدھی ریڈی نے متاثرہ خاندان سے ملاقات کر کے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وینا کی نعش کو
جلد از جلد ملک لانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والا ایک طالب علم بھی امریکہ میں سوئمنگ پول میں ڈوب کر جان گنوا چکا ہے۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک اور تیلگو طالبہ کی اس طرح حادثاتی موت نے تشویش پیدا کر دی ہے۔ اور ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. جو بھی ممالک امریکہ کی ایران پر عائد پابندیوں کو نافذ کریں گے انہیں آبنائے ہرمز سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بریگیڈیئر جنرل اکرمینیا نے کیا خبردار۔ جنگ بندی کے باوجود لبنان میں اسرائیل کی جانب سے روزانہ حملوں کا سلسلہ جاری، حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل میں فوجی اہداف پر جوابی ڈرون حملے۔ ایران اسرائیل کشیدگی میں اضافہ، قطر کے ساحل کے قریب جہاز پر حملہ، لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 9 افراد ہلاک۔ پوٹن نے ایران امریکہ تنازع کو انتہائی مشکل قرار دیا، روس کو ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کے شواہد نہیں ملے، سفارتی حل پر زور۔ ڈینور ایئرپورٹ پر افسوسناک حادثہ، ٹیک آف کے دوران فرنٹیئر ایئر لائنز کا طیارہ رن وے پر موجود شخص سے ٹکرا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حیدرآباد میں 9,400 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا کیا افتتاح، تلنگانہ کو مینوفیکچرنگ ہب بنانے اور جدید انفراسٹرکچر کی تعمیر پر زور، ریاستوں کی ترقی ہی وکست بھارت 2047 کے ویژن کی بنیاد قرار۔ اور وجے نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، چنئی میں شاندار تقریب، سیاسی اور فلمی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ناظرین، خبر دنیا بھر سے کا سلسلہ فی الحال یہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت، دیکھتے ہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔